अब देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आंसर राइटिंग के बारे में भी देख लिया। एथिक्स का जिन लोगों ने हमको मैसेज किया है, कई लोगों को हमने वो पीडीएफ भेज भी दिया है। और अभी भी अगर नहीं भेज पाए हैं, क्योंकि इतने मैसेजेस आ गए हैं, लोगों को हम भेज रहे हैं, अगर किसी को भूल गए हैं तो रिमाइंड करा दीजिएगा, वो हम लोग भेजेंगे। उसमें हमने जो बेसिक्स हैं वो तो लिख दिए हैं। कई लोग हो सकता है उससे अपना समझ भी जाएं। यदि कोई लोग नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए हम लोग जो एथिक्स है हमारा जीएस पेपर 4, जो कि आपके 250 नंबर का एक पेपर है, उसका उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट में हम लोग उसका ओवरव्यू देखेंगे कि एथिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, केस स्टडी कैसे पूछी जाती है, वो तो आपने क्वेश्चन देखा ही है। उसमें वो क्या जानना चाहते हैं और क्या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एथिक्स के ओवरव्यू पर। एथिक्स पिछले 7-8 सालों में यूपीएससी द्वारा शामिल किया गया एक नया पेपर है, जो आईएएस, जो सिविल सेवा की परीक्षा है, इसमें आता है। इसमें इसका अलग पेपर होता है। अब बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी इसका पेपर आने लगा है, क्योंकि वही सारी रिक्वायरमेंट की डिमांड यहाँ पे भी है। तो क्या क्या एथिक्स के माध्यम से आपका आपके चरित्र की क्या खासियतें, क्या खूबियाँ, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स देखा जा रहा है, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम आप देंगे, एथिक्स का पेपर देंगे, एथिक्स के साथ बहुत 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 सारे पेपर देंगे, तो एग्ज़ाम इतने सारे पेपर दे के आप क्या बनना चाहते हैं? आप सभी लोग क्या बनना चाहते हैं? आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनने के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं। तो आईएएस में 3 शब्द हैं, और इन्हीं आप जो बनना चाहते हैं वही क्वालिटीज़ आपके अंदर एग्ज़ाम के माध्यम से देखी जाती है। इंडियन, एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विसेज, 3 ही शब्द हैं। और आप देखेंगे सारा कुछ इसी में छुपा हुआ है जो आप बनना चाहते हैं। अगर इन्हीं 3 शब्दों को आप अपने सामने लिख के रखेंगे, तो इसी में सारा सार छुपा हुआ है। सारी जो खूबियां खोजी जा रही हैं वो इन्हीं शब्दों में छुपी हुई हैं। क्या क्या वो शब्द हैं? इंडियन, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे, इंडियन क्वालिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एट्रीब्यूट्स, और सेंस ऑफ सर्विस, या सर्विस का सेंस जो है। यही चीजें आपके अंदर देखी जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि इंडियन क्वालिटीज क्या हैं? भाई, आप सभी लोग इंडियंस हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग इंडियन ही हैं। हम भारतीय लोगों की क्या क्या खूबियां हैं? आप अपने मन से बताइए, पहले अपने मन से सोचिए और लिखिए कि भारतीयों की क्या खूबियां हैं। सोच लिया? अब देखें, हम लोग बात करते हैं और यही चीज आपको एग्जाम में क्वेश्चन के माध्यम से देखी जाती है और पूछी जाती है। भारतीयों की सबसे बड़ी खूबी है, वी आर ऑप्टिमिस्ट। वी आर इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। चाहे जितना संकट हो, हमें भविष्य में एक आशा बनी रहेगी। द आर होप लाइज इन अ फ्यूचर। आने वाला समय बेहतर होगा, आने वाला भविष्य बेहतर होगा, इसमें हमारी आशा। कोई डूम्स डे जैसी परिकल्पना हमारे यहाँ नहीं है। एक ऐसा डे आएगा जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसी परिकल्पना नहीं। हमारे हमारे लिए सब कुछ ऑप्टिमिस्ट है। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी जीवन शेष रहता है। ये भारतीय विचारधारा की मूल अवधारणाएं हैं। मूल अवधारणाएं। और कितनी भी असफलता, कितनी भी निराशा, कितनी भी दुर्घटना, उसके बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, संभावनाएं खत्म नहीं होती। ये एक भारतीय व्यक्ति की, जो भारतीय समाज में रहने वाले व्यक्तियों की एक खूबी है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में जब भी आप जाएं, कितनी भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये दिखाना है कि यू आर एन ऑप्टिमिस्ट, यू आर नॉट अ पेसिमिस्ट। कि आप, अरे ये तो खराब हो गया, अरे ये तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तमाम लोग आपसे भी बातें करते होंगे, आप उनसे मिलते होंगे, अरे ये तो देश में चीज ऐसी गड़बड़ हो गई, अरे वो तो वो हो गया। नहीं, वो सब नहीं। आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है। युवा अगर ऑप्टिमिस्ट नहीं रहेगा, किन युवाओं के सहारे देश बदलेगा और देश आगे बढ़ेगा? ऑप्टिमिस्ट युवाओं के सहारे। जो जो युवा ऑप्टिमिस्ट नहीं है, वो फिर उनको युवा मत ही आप समझिए, उनको विवृद्ध ही समझिए। तो आपको, और आप सभी लोग युवा हैं तभी एग्जाम दे रहे हैं, वो एज लिमिट ही युवा वाली रखी गई है। तो आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है, या कम से कम आप दिखना चाहिए कि आप ऑप्टिमिस्ट हैं। ठीक। इंडियन सोसाइटी में या इंडियंस की दूसरी खूबी क्या है? रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। आप पूरी दुनिया में जो लोग घूमे हैं, या पूरी दुनिया के बारे में जिनको जानकारी है, आप जानते हैं कि जैसे पैर छूना है, या बड़ों के सामने सम्मान पूर्वक सिर झुकाना है, मनुष्यों के सामने, वो सिर्फ इंडियन कल्चर में है। बिकॉज वी गिव रेस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स।
एंड एल्डर्स मतलब सिर्फ वही व्यक्ति नहीं जो जो हमारे रक्त संबंधी, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हीं के सामने नहीं, जो भी व्यक्ति उम्र में, तजुर्बे में, ओहदे में हमसे बड़ा है, उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। इवन वर्क प्लेस पर भी यदि कोई हमारा सीनियर है, तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर बीइंग सीनियर वी रेस्पेक्ट दैट पर्सन। एक तो हायरकी भी है, एक तो कानूनी एक संवैधानिक व्यवस्था भी है, उसके अतिरिक्त भी यदि वो नहीं भी हो तो हम भारतीयों की एक खूबी है कि हम सिर्फ वो हमसे ओहदे में बड़े हैं तो हम उनका एक सम्मान करते हैं, उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जैसे हम अपने गार्जियंस को देखते हैं, गार्जियन फिगर उनको उनमें देखते हैं। थर्ड इंडियंस की क्या खूबी है? सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। आवश्यकता पड़ने पर हम अपना बहुत सारा त्याग कर देंगे, बलिदान कर देंगे, यदि ये लार्जर इंटरेस्ट में आता है, लार्जर इंटरेस्ट को सर्व करता है, ग्रेटर इंटरेस्ट को सर्व करता है, तो हम ऑलवेज वी आर ऑलवेज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इन नेचर। ये सब आपका केस स्टडी के माध्यम से देखी जाती है कि आपके अंदर इंडियननेस है नहीं, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक। अब दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, एक और बात जो तमाम लोग कहेंगे अभी, और हो सकता है कमेंट वगैरह में बोले तो अभी ही बोल देते हैं, जो आईएएस के अलावा भी अन्य सर्विसेज हैं, मान लीजिए आईपीएस है, IAAS है, IRS है, IRAS है, IDAS है, जो भी सर्विसेज हैं, जो जिनमें कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा भी जो भी शब्द लिखे हुए हैं, आपको कोई भी सर्विस एलोकेट होती है आपके एग्जाम के पश्चात, तो आपका जो वर्क का नेचर है वो लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव ही रहता है। आपका वर्क का नेचर लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव ही रहता है। इसीलिए इस एग्जाम में, चूंकि कॉमन पेपर है, कॉमन एग्जाम हो रहा है सभी के लिए, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एट्रीब्यूट्स ही चेक किए जाते हैं। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए रेलवे अकाउंट्स में चले गए, तो वहाँ पे काम का स्वभाव दूसरा है, काम का नेचर अलग है, मतलब जो फाइलें आएंगी उसका कंटेंट अलग रहेगा, लेकिन आपका जो काम होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का ही होगा। तो अब बात करते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एट्रीब्यूट्स हैं? फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्वर। एक अच्छा ऑफिसर हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या सॉल्व करने की दिशा में सोचेगा। आप अपने न्यूज़ फीड में, अपने सोशल मीडिया में तमाम देखते होंगे ना कि वो ऑफिसर ने वहाँ पे ऐसा काम कर दिया, ये समस्या थी उसको उन्होंने ख़त्म किया, ये सालों से चली आ रही कोई चीज़ नहीं हो पा रही थी, ये फलाने ऑफिसर आए, उन्होंने इसको एक ऐसा मेथड निकाला, एक ऐसा व्यवस्था बनाई, उसको जो रुकी हुई सालों से चीज़ थी उसको बढ़ाया। किसी ने लोकल लेवल की इंडस्ट्री को प्रमोट करके एक लार्जर स्केल, मतलब स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशन लेवल पे लेके गए। आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, आप हमेशा सॉल्यूशन के हिस्सा बनेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करने का हिस्सा आपको नहीं होना चाहिए, अगर आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आपकी है। ठीक। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। आप देखते हैं कितना सारा उनके पास काम रहता है, कितना सारा, लॉट ऑफ वर्क, सुबह से शाम काम काम काम, लेकिन उसी दिए हुए समय में, उसी 24 घंटे में वो सारे टाइम सारा काम करते हैं। कैसे? टाइम मैनेजमेंट। ये हम लोगों को अपने जीवन में भी सीखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन में भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम नहीं मैनेज कर पाते, अभी ही पता लगा कि आप रूम से निकले, बाजार गए एक सामान लेने, वहाँ कोई मिल गया, वहाँ 2 घंटे का चर्चा हो गया, चाय पे चर्चा, किताब की दुकान पे चर्चा, सब्जी की दुकान पे चर्चा हो रहा है। तो आप यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो आप डेफिनेटली आप यहाँ पे फॉल्टर कर जाते हैं, और आप इस प्रोसेस में या इस सिस्टम में एंट्री नहीं कर पाते, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये दिखाना कि आपके पास ये टाइम मैनेजमेंट का स्किल है। और दिखाएंगे कब? जब सही में होगा। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आप कुछ भी फेक नहीं कर सकते। अगर आप में नहीं है तो वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा बना हुआ है ऐसा, ऐसी व्यवस्था बनी हुई कि आप तुरंत पकड़ जाएंगे। ठीक। थर्ड आता है गुड कम्युनिकेशन। ठीक। आपने तमाम फिल्मों में भी देखा होगा ना, ऐसी बीच बीच में फिल्में आती हैं जो हम लोगों को सर्विसेज के लिए एस्पायर करती हैं। जैसे एक टाइम था जब गंगा जल था, फिर एक शंघाई एक आई थी, अभी एक अंडमान भी आई है हाल ही में, पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर।
तो उनमें जो लोग ऑफिसर बने हैं, जो भी लोग जिन लोगों ने ऑफिसर का रोल निभाया, अगर आपने ये फिल्में भी देखी होंगी तो आप क्या देखेंगे, एकदम क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। कितनी भी हार्श बात हो, कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी बात हो, एकदम क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे शब्दों में कम्युनिकेट करते हैं जिसका जिसका डबल मीनिंग नहीं होता, एकदम क्लियरली, और बिना हिचक हिचक के, बिना झिझक के, बेधड़क। इसीलिए अब गुड कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पे कैसे टेस्ट होता है, आपका मेंस में एक बार टेस्ट होता है रिटन स्किल, और एक बार इंटरव्यू में टेस्ट होता है ओरल कम्युनिकेशन स्किल। तो ओवरऑल क्या चेक हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल, आप कितने अच्छे से अपना मैसेज कन्वे करते हैं सभी को। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिए। फिर आता है सेंस ऑफ सर्विस, कि ठीक है आप ऑफिसर तो बन गए, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था कैसी है कि हमको, वी आर सर्वेंट्स टू द गवर्नमेंट, सर्वेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारे अंदर सेंस ऑफ सर्विस होना चाहिए। सेंस ऑफ सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हो की जा सकती हैं। पहला, ए, आपको हम्बल होना चाहिए। अहंकार, घमंड या दुराव, इस तरह की चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आपके अंदर सेंस ऑफ सर्विस नहीं आ सकता। आपको हमेशा हर समय जो आपके जो जो देश की जनता है, जितने अदर लोग आपसे मिलते हैं सार्वजनिक जीवन में, निजी जीवन में, हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ये एक सिविल सर्वेंट की, एक अच्छे सिविल सर्वेंट की पहचान है, हमेशा हम्बल रहिए। कोई भी, देखिए इतना बड़ा हम लोगों का जीवन नहीं और इतना महत्वपूर्ण हम लोगों का जीवन नहीं कि हमारे अंदर किसी बात का अहंकार उत्पन्न हो, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। और हम लोग वैसे भी सेवाओं में जा रहे हैं, सेवक होने जा रहे हैं, सिविल सेवक, सेवाओं में जा रहे हैं, तो सेवाओं में जा रहे हैं तो सेवा के भाव से जाएं। आप देखें जैसे हमारे प्रधानमंत्री को आप देखें, जितना अभी आप देखते होंगे वो आईएएस से इंटरेक्ट कर या आईपीएस से इंटरेक्ट किया, तो लगातार वो ये बात बताते हैं आपको, या भाई आप फील्ड में जा रहे हैं, सेवा का भाव बनाए रखिएगा, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको अपने कैरियर में आगे ले जाएगी। और भाई जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमको तो अच्छा लगेगा ही। फिर क्या आता है, इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स, ये वो पार्ट है जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक नहीं दिया है एथिक्स के सिलेबस में, यहाँ वो इससे चेक होता है। व्यक्तियों के बीच में आपका स्किल कैसा है, व्यक्तियों के बीच में आपका व्यवहार कैसा है, आप अपने अपने से बड़े से आपका व्यवहार कैसा है, छोटे से। अब मान लीजिए कोई आपका है तो सबॉर्डिनेट, लेकिन उम्र में बड़ा है, एक रोल में छोटा है, एक रोल में बड़ा है। ये जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं वो रोल रोल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के बारे में उन्होंने पढ़ रखा होगा, हम कभी आगे बात भी करेंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो एक सबॉर्डिनेट भी है लेकिन उम्र में बड़ा है, एक एक तरीके से ओहदे में, एक तरीके से छोटा, एक तरीके से बड़ा, अब आप कैसे डील करेंगे, वहाँ पे आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इस पे आपको काम करना होगा। अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको काम करना होगा। थर्ड क्या है, पेशेंस। आपको धैर्यपूर्वक लोगों की बातें सुननी होंगी और उनका हल देना होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको केस स्टडी के माध्यम से चेक किया जाता है, लगातार इस पे नज़र रखी जाती है। हम लोग एथिक्स में आगे चल के इसकी लगातार बात करेंगे। जो हमने मटेरियल जिन लोगों को पीडीएफ में भेजा है उसमें भी हमने अपनी समझ से इसका जिक्र भी किया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जिनको अभी भी नहीं मिला है वो हमको मैसेज करेंगे, हम उनको आगे देते रहेंगे। ठीक है, आगे अभी हम लोगों ने आंसर राइटिंग की बात की थी, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक लाइव आंसर राइटिंग रिटर्न, मतलब जो ऑलरेडी किसी टॉपर का लिखा हुआ आंसर होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। एथिक्स की हम लोग आज से शुरुआत करेंगे, मतलब अगले इसके बाद से शुरुआत करेंगे एक एक टॉपिक, उस पर हम लोग आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।